हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे डिटरमिनेंट का। पार्ट 1 के अंदर मैंने बेसिक आपको डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट के टाइप्स बताए थे, ठीक है ना। पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते भी चलते हैं इसके साथ साथ, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स स्पेलिंग से लिख लेते हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड if its row and columns are interchanged। कहने का मतलब यह क्या है कि आपके पास कोई अगर डिटरमिनेंट दे रखा है, इसमें आप रो को कॉलम और कॉलम को अगर रो में चेंज कर रहे हैं तो उनका जो वैल्यू होगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो कोई चेंज नहीं होगा। एग्जांपल पे मैं लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने इसे मान लिया इस टाइप से, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर लिखा मैंने A1, इसे A2 लिख लेता हूँ, A2 A3, ये हो गया B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इंटरचेंज करने का तरीका क्या है कि मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, इंटरचेंज। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, रो को कॉलम में कर रहा हूँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये कैसे हो जाएगा A3 B3 C3, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर रो को आप कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं होगा आंसर्स में, ठीक है ना। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व करके यहाँ फटाफट बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी ये सही अप्लाई होती है या नहीं होती है, ठीक है ना। मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 है, डेल हमें गिवन है, डेल कितना गिवन है 2 माइनस का 3 एंड 5, सेकेंड हमारे पास 6 0 एंड 4, और हमें दे रखा है 1 5 माइनस 7, 1 5 माइनस 7। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। डेल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 इंटू 7 0 इंटू माइनस 7 माइनस 4 इंटू 5, फिर बीच में माइनस, और ये माइनस का 3 ऑलरेडी लिखा मैंने। 3 के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस का 7 माइनस 4 इंटू 1, क्लियर। और इसके लिए ये ब्रैकेट लगा दिया प्लस 5, इसको सॉल्व करते हैं 6 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, डेल जो आएगा यहाँ तो ये 0 हो गया, और 20 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 40, माइनस ये हो जाएगा कितना 42 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 46 हो जाएगा। 46 में अगर हम माइनस माइनस प्लस 3 तो ये हो जाएगा टोटली ओवरऑल 138, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 138 आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है, पर यहाँ पर ऑलरेडी माइनस से माइनस आ रहा है, और ये कितना 30 और 5 करेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 178 मतलब फाइनली आंसर आएगा माइनस का 28, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहले दे रखा था मैं, तो उसका आंसर कितना आ गया 28 आ गया। अब मैं क्या करूँगा 2 6, ये कॉलम है, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रो यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कंप्लीट रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करा था, ठीक है ना। ये भी आप कर सकते हैं, या एक रो को एक कॉलम में भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन रोज को चेंज करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा मेरे पास, रो को कॉलम में चेंज करने पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, रो को कॉलम में चेंज करने पर डेल इक्वल टू ये हो जाएगा 2 6 1, ये जगह माइनस का 3 0 5, और ये जगह 5 4 माइनस का 7। इस टाइप से आपको इंटरचेंज कर लेना, कंप्लीट रोज को कंप्लीट कॉलम में आपको चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रखेगा, एक सिंगल रो को सिंगल कॉलम में आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक रो को एक कॉलम में लिख दिया, ठीक है ना। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे, तो आपको कंप्लीट रो को कंप्लीट कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 इंटू माइनस का 7 माइनस का हो जाएगा ये 4 इंटू 5 माइनस लगाया मैंने, सेकेंड पोजीशन नेगेटिव आती है, ये 6 लिखा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 इंटू माइनस का 7 माइनस 5 इंटू 5, ठीक है। और प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस का 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना होगा, डेल इक्वल टू ये हो जाएगा 2, इसे आप करेंगे तो वही आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 6 और ये हो जाएगा कितना, प्लस का 21 और ये हो गया 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक करी क्या, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा था हमारे पास, ये जो टर्म है इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 6 लिखा है, 6 के करस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 21 हो रहा है और ये 25 हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, डेल इक्वल टू माइनस का 40 प्लस का 24 और ये हो जाएगा माइनस का 4 3 12, मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग का था ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, माइनस का 12 माइनस का 40 कितना हो जाएगा 50 माइनस का 52 प्लस का कर लो 24, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, जो बचेगा वो कितना 28। तो आप देख ले पहले भी आंसर हमारे पास कितना आया था 28 आया था और अभी आंसर कितना आया 28 आया। तो पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से हम रो को कॉलम इंटरचेंज करते तो कोई चेंज नहीं आता आंसर्स में, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है लिख लेते हैं पहले, इफ एनी 2 रोज ब्रैकेट में लिख लीजिए और कॉलम्स भी हो सकते हैं, रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेट नेंट आर आइडेंटिकल ठीक है ना। देन या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहले आप ये देख लेते हैं, आर इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, आर इंटरचेंज्ड, देन साइन ऑफ डिटरमिनेट नेम चेंजेस। कहने का मतलब क्या है कि या तो आप दो रो को, एक रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज करें, रो 2 को रो 3 के साथ कर रहे हैं, या कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करते हैं, तो उनमें क्या होता है, डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने डेल माना, ये लिखा मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, रो 2 को रो 1 में की जगह चेंज कर रहा हूँ। तो हम इसको देख लेते हैं, रो 1 इंटरचेंज रो 2, ठीक है ना। रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एक बार चेंज करेंगे तो क्या हमेशा नेगेटिव लगेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार चेंज करेंगे नेगेटिव, दूसरी बार करेंगे तो फिर नेगेटिव आएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पहले मैंने नेगेटिव करा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से R1 की जगह R2 आ जाएगा, तो B1 B2 B3, यहाँ आ गया A1 A2 A3, यहाँ मैं कोई चेंज नहीं करा, C1 C2 C3, यहाँ पर नेगेटिव लगाया, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इस वाले R2 को चेंज कर लेता हूँ किसके साथ, R3 के साथ। ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है, ठीक है ना। तो अगला इंटरचेंज अगर मैं कर लेता हूँ किसके साथ, R2 इंटरचेंज R3, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डेल आ जाएगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, और ऑलरेडी एक पहले से नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये टर्म सर्कल्स कितने हो जाएंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। तो जब भी आप एक रो को दूसरी रो के साथ आप इंटरचेंज करते हो नेगेटिव लगता है, ठीक है ना।
उसी पैटर्न आप कॉलम में भी कर सकते हैं। मैं आपको एक कॉलम का ही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो टर्म दे रखी है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, C1 को इंटरचेंज करता हूँ किसके साथ, C3 के साथ कर लेते हैं हम, ठीक है। C1 को इंटरचेंज C3 के साथ करा, देखिए कितना हो जाएगा, एक ही इंटरचेंज कर रहा हूँ तो पहले नेगेटिव लगेगा यहाँ पे। अब ये वाली जो टर्म है यहाँ आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, B3 C3 A3, बीच वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, B2 C2 A2, और यहाँ पर आपका ऐसा जाएगा B1 C1 A1, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर इंटरचेंज करते तो नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट में बात करना प्रॉपर्टी नंबर 3 की। 3rd प्रॉपर्टी भी काफ़ी इजी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3rd हमें क्या दे रखा है, देखते हैं। इफ एनी टू रो और कॉलम if any two rows or column of the column identical हो जाए, ये वाली प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं आप, आर आइडेंटिकल, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ब्रैकेट भी क्लोज नहीं करना अपने को, एलिमेंट्स आर सेम हो जाए, तो इसका जो आंसर आएगा, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। मतलब क्या है कि या तो 2 रो या 2 कॉलम्स के एवरी एलिमेंट्स का आ जाए, सिमिलर आ जाए, सेम आ जाए, तो उस केस में जो उनके आंसर्स होंगे वो क्या होंगे अपने पास, चेंज उसको फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई चेंज उसके अंदर नहीं होगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3, और लास्ट भी मैं लिख लेता हूँ A1 A2 A3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलम 1 की बात कर लूँ, और यहाँ मैं बात कर लूँ कॉलम A1 A2 A3 कॉलम 3 की। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, इक्वल है, तो इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं, तो 2 रो या 2 कॉलम क्या आ जाए, अगर सेम आ जाते हैं तो उस केस में उसका आंसर कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, देखिए इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम of a determinate is multiplied by a constant k, किसी भी कांस्टेंट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट्स वैल्यू गेट्स यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय के। मतलब क्या है कि किसी भी रो में या कॉलम में अगर आप के का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी कंप्लीट रो में होगा, पूरे या कंप्लीट कॉलम में होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए ये डेल ले रखा है मैंने, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है ना। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने रो 1 में मल्टीप्लाई करा के का, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिख लेता हूँ, इफ मल्टीप्लाइड बाय के इन फर्स्ट रो, ऐसे लिख लिया फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डायरेक्ट आप इस सब में के का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा,
के ए वन, के बी वन, के सी वन, ये हो जाएगा ए टू, बी टू, सी टू, ए थ्री, बी थ्री, सी थ्री। ओनली रो वन में करा तो रो वन में ही होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप रो टू में भी कर रहे हैं या रो थ्री में। हाँ, अगर रो टू में अगर मैं करता, कंडीशन में लगाता है रो टू में करना तो रो टू में हो जाता, रो थ्री में अगर करना रहता तो रो थ्री में भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके रिमार्क्स कुछ पॉइंट्स भी हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं कुछ रिमार्क्स करके आपको पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पर, जो अपने को याद भी रखना है, ठीक है ना। देखिए पहला पॉइंट हम देखते हैं, बाय दिस प्रॉपर्टी we can take out any common factor, हम निकाल सकते हैं any common factor from any रो और कॉलम लिख लीजिए, फ्रॉम any one row और कॉलम, और वन कॉलम लिख सकते हैं, कॉलम ऑफ अ गिवन डिटरमिनेंट, ठीक है। मतलब हम उससे क्या करते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, अब मुझे इससे कॉमन निकालना, तो के को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, के कॉमन है, सिंगल रो में से निकाल रहा हूँ क्योंकि रो में सब कांस्टेंट दिख रहा है, मुझे कॉमन टर्म दिख रही है के, तो उसमें क्या निकालना, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए वन, ये हो जाएगा बी वन, सॉरी बी वन, और ये होगा सी वन, ए टू, बी टू, सी टू, ए थ्री, बी थ्री, सी थ्री, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इसी का रिमार्क पॉइंट सेकंड भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, इफ करस्पॉन्डिंग elements of any two rows or column of a determinant are proportional in the same ratio लिख सकते हैं, in the same ratio proportional, then its value is zero। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड मैंने आपको बताई थी कि कोई भी दो रो या कॉलम आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही कि अगर आपने कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके दो रोज या दो कॉलम क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है आपका, उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ऐसा भी मैं इसको समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, डेल लिखा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, ए वन, ए टू, ए थ्री, यहाँ पर लिखा मैंने बी वन, बी टू, बी थ्री। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट है और मैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, के ए वन, के ए टू, के ए थ्री। अब देखिए यहाँ पर क्या के कॉमन आ जाएगा, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए वन, ए टू, ए थ्री बराबर हो जाए, तो इसका आंसर कितना जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना, कई जगह इसका यूज होगा। लिखिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स लिख लेते हैं, सम और एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट are expressed as a sum of
टू और मोर टर्म तो भी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मोर सॉरी सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, टर्म्स क्या लिखते हैं, देन द डिटर्मिनेंट can be expressed as sum of two or more determinants। बहुत लंबा स्टेटमेंट हो गया, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया। देखिए एग्जांपल से मैं बताता हूँ कैसे आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या दे रखा है एग्जांपल, यहाँ पर मेरे पास इस टाइप से दे रखा a1 प्लस कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने मान लीजिए k लिखा k मान लिया, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा इसको a2 प्लस k मान लिया, k1 मान लीजिए k1, इसको मैंने k2 और लिखा a3 प्लस k3, कोई भी कांस्टेंट है जो प्लस करके आया हुआ। सेकंड यहाँ पर एलिमेंट बात करो तो ये दे रखा b1 b2 b3, ये दे रखा c1 c2 c3। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो आप इसको सेपरेट टर्म्स में लिखेंगे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ उसके बारे में आपको नीचे बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैसे बेटा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इनको साथ में लेकर हम लिख सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में इसको मैं तोड़ूंगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये कर लिया। बीच में प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर कितना हो जाएगा k1 आ जाएगा। अब यहाँ k1 b1 c1 k2 b2 c2 k1 k2 k3, ये हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस टाइप से अगर आपको एडिशनल में आ जाता है, हाँ एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ और यहाँ आ गया तो आप कर पा रहे हैं, डायगोनल्स के हिसाब से नहीं, आपको कोई रो में अगर आ जाए या कोई कॉलम में आ जाए, ठीक है ना, तो उसका जनरली रो में आपको दिया रहेगा तो रो के हिसाब से आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉलम में भी अगर आ जाता है तो कॉलम में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से उसको दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, देखते हैं हम 6 का। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या दे रखा है, इफ टू, हम इसमें लिखते हैं इफ टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेट, ठीक है, द इक्वी डिटरमिनेंट के बाद लिखते हैं तो इक्वी मल्टीपल of corresponding elements of other row or column, ठीक ना। अदर रो भी ले सकते हैं, कॉलम ले सकते हैं। आर एडेड then value of determinant remains the same। देखिए प्रॉपर्टी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, कई बार आपको मिल जाता तो ठीक है, पर फिर भी प्रॉपर्टी दे रखी है तो मैं इसे पढ़ना ज़रूरी है। इसमें क्या दे रखा है कि आप किसी भी टर्म्स में अगर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वही आता है जो पहले उसका आंसर। ठीक है, एग्जांपल पे कैसे ले सकते हैं उसको, मैंने इसको लिख लिया, मान लीजिए डेल इक्वल टू मान लिया हमने a1 a2 a3, ये मान लिया b1 b2 b3 और c1 c2। अब मैंने क्या करा, इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसे प्लस कर दिया। तो मान लीजिए इसमें मैं चेंज करके मान लिया इसको del 1 बना लिया, तो a1 प्लस के c1 लिख लिया मैंने, मान लीजिए इसको लिखा a2 प्लस के c2
A3 प्लस KC3, कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके मैंने C1 C2 C3 लिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया इसको, B1 B2 और B3। सिमिलरली C1 C2 C3। तो इसका जो आंसर आएगा वो और इसका आंसर आएगा वो सेम रहेगा, क्योंकि आप यहाँ जब चेंज करेंगे तो C1 C2 C3 वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैंने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से क्या जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, डेल इक्वल टू डेल 1। तो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ 6 टाइप की प्रॉपर्टीज़ देखी। 6 टाइप की प्रॉपर्टीज़ को आप बड़े ध्यान से नोट करिएगा, इनको समझिएगा। अगली वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपको एक कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चंस हम इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इन्हें बार बार रिवाइज करिएगा। हाँ, अगर आपको कोई टाइप का प्रॉपर्टी नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।